हेलो फ्रेंड्स, आई जितेंद्र कुमार सिंह। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? आई थिंक ऑल आर फाइन। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग का महत्व, एक्सपर्ट लीगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्ल्ड में डिमांड कितना है और कहाँ कहाँ पर है, लीगल वर्ड्स और लीगल लैटिन मैक्सिम्स के बारे में भी पढ़ा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लेक्चर फर्स्ट जरूर देखें, वरना लेक्चर 2 का कंसेप्ट अधूरा रह सकता है। लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन पर देखिए आज का क्वेश्चन, हु रोट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने लिखा? आप इसका आंसर कमेंट सेशन में कमेंट करें, बिना देखे बिना सर्च किए, क्योंकि इस क्वेश्चन का अधिकांशतः लोग गलती करते हैं और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है। चलिए अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ लीगल टर्म्स। वाइड मीन्स होता है नॉल, नॉट वैलिड और लीगली बाइंडिंग, शून्य करार करना। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड किया जाता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 25 के अनुसार वाइड किया जाता है, यानी शून्य करार किया जाता है। वाइड का एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। किसी बच्ची का, मान लीजिए 10 या 12 साल की बच्ची का शादी हो जाता है, तो शादी तो हो जाता है, लेकिन वो शादी क्या वैलिड है? नहीं, वो वाइड है, लीगली वाइड है और उसे कभी नहीं माना जाएगा। जब वो बच्ची 18 साल के बाद शादी होता है तो वैलिड होता है, अदरवाइज वो वाइड होता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइड का। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 18 साल का होना बहुत जरूरी होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट किए हुए को भी वाइड किया जाता है और माना जाता है। वाइडेबल, दैट विच इज नॉट एब्सोल्युटली वाइड बट मे बी वाइडेड। कोई कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण रूप से वाइड नहीं किया गया हो, लेकिन वाइड किया जा सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड किया जा सकता है उसे वाइडेबल कहते हैं। शून्य करनी है। वाइड किस किस कारणों से किया जा सकता है? बहुत सारे इसका ग्राउंड है, जैसे फ्रॉड के केस में, या मिस्टेक के रूप में, कोई मिस्टेक करता है, या मिस रिप्रेजेंटेटिव, लैक ऑफ कैपेसिटी, मिसबिहेवियर। ये सब जो है वाइड करने का केस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करने का मेन उदाहरण है। वाइडेबल का एक एग्जांपल देखते हैं। दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई डीलर, दो व्यक्ति डील करते हैं किसी मकान का, और मकान डील हो जाता है। और मकान डील होने से पूर्व अगर उसमें देखता है कि घर से पानी गिरता है, या कोई कार का डीलिंग होता है, कार खरीदने से पहले ही सब चीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन कार से देखा जा रहा है कि ऑयल गिर रहा है, या कुछ मेजर इंजन का इशू है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो वाइडेबल किया जा सकता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको शून्य करनी है, यानी शून्य किया जा सकता है। वाइड अब निशियो, टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड फ्रॉम द आउटसेट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य होना, माने कि जब आरंभ होता है उसी समय उसको शून्य करार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिए, ए माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो। जैसे कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब वाइड कर दिया जाता है। इसके लिए कंडीशन दिया है 18 साल का एज होना चाहिए, और इसमें एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर इज वाइड एब इनिशियो। वो शुरू से ही वाइड कर दिया जाता है। इट मीन्स वाइड एब इनिशियो मतलब होता है आराम से ही। जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, माइनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वाइड है। वैलिड, वैलिड मीन्स लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब कानूनी तौर पे या वैध। वैलिड का एग्जांपल देखते हैं। कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी वैलिड ही सभी जगह डिमांड है। इनवैलिड हो या वाइड चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट्स में शून्य कर दिया जाता है। तो हमने देखा वाइड में शून्य करार करना, वाइडेबल मीन्स शून्य करनी है, वाइड एब इनिशियो शून्य आरंभ से ही होना, एंड वैलिड वैध या कानूनी तौर से। डिफैक्टो एंड डे ज़ीरो, इन दोनों को समझने के लिए हम इससे पहले कुछ और देखते हैं। व्हाट इज रिकॉग्निशन? इट मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सदस्य के द्वारा किसी जो भी देश जो एग्जिस्टिंग पोजिशन में है, वो एक नया स्टेट को स्वीकार करते हैं, उसे ही रिकॉग्निशन कहा जाता है। जैसे कोई भी एक ऐसा देश जिसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के बाद एक उसको दूसरे स्टेट के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो उस जो स्वीकार की प्रक्रिया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी स्टेट्स आते हैं, वो अगर स्वीकृति देते हैं तो उन्हीं स्वीकृति को रिकॉग्निशन कहा जाता है, सिंपल शब्द में। और उसके जो मोड है, मोड ऑफ रिकॉग्निशन, इसके 2 मोड हैं। डी फैक्टो, जो हमने देखा था, डी फैक्टो एंड डी ज़ीरो। डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या है? ये जो होता है इनफैक्ट, अब इसके बारे में देखते हैं डिफैक्टो के बारे में। डिफैक्टो जो होता है ये एक टेम्पोररी होता है, और इसका मतलब होता है इनफैक्ट नॉट बाय लॉ। यह फैक्ट से फैक्ट पर डिपेंड करता है। ये लॉ को
लॉ के द्वारा नहीं होता है। और ये टेम्पोररी रिकॉग्निशन होता है, ये किसी भी स्टेट को दिया जाता है डिफैक्टो के रूप में, और उससे जब चाहे उससे रिवर्स भी लिया जा सकता है। उसको स्टेट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उससे फिर रिटर्न फिर या रिवर्स ले लिया जाता है या ले सकते हैं। लेकिन डिस यूरे में क्या है, डिस यूरे जो है अकॉर्डिंग टू लॉ, ये जो होता है कानून के द्वारा, इसको लॉ के द्वारा इसको दिया जाता है। और ये परमानेंट रिकॉग्निशन होता है, ये परमानेंट रिकॉग्निशन होता है, जिसको एक बार स्टेट घोषित कर दिया जाता है, वो स्टेट फिर से वापस रिवर्स उसका रिटर्न फिर नहीं लिया जा सकता है। डे ज़्यूरे, अगर सिंपल शॉर्ट में देखा जाए तो एक स्टेट जब दूसरे स्टेट से अलग होता है, उसको जब टेम्पोररी या उसको जब इन फैक्ट के बेसिस पे, नॉट बाय लॉ, अगर उसको स्टेट घोषित करते हैं तो डिफैक्टो कहा जाता है। लेकिन ये टेम्पोररी होता है, कभी भी इसे रिवर्स लिया जा सकता है, बैक लिया जा सकता है। लेकिन डे ज़्यूरे क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, ये विधि के द्वारा बनाया जाता है, और ये परमानेंट रिकॉग्निशन होता है, और इसमें रिवर्स लेने का कोई चांस नहीं रहता है। जो डिफैक्टो होता है उसको एक समय के बाद डे ज़्यूरे भी बना दिया जाता है। और डिफैक्टो के रूप में आज के डेट में इजराइल देश भी है, जो एज ए डिफैक्टो ही चल रहा है, हम लोग देश के रूप में जानते हैं, बट इट इज़ नॉट ए डे ज़्यूरे, क्योंकि उसका जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बना गया, अकॉर्डिंग टू फैक्ट, फैक्ट के बेसिस पे उसको बनाया गया है। डिफैक्टो मीन्स क्या होता है, डिफैक्टो मीन्स एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट, इन रियली, वही वास्तव में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर कंट्री को डिवाइड करते हैं, जो आपको स्टोरी बताया, जब टेम्पोररी बेसिस पे किया जाता है उसे डिफैक्टो कहा जाता है। अब यहाँ पे डे ज़्यूरे क्या होता है, जब उसको परमानेंट बेसिस, उसको परमानेंट एक मेंबर के रूप, स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाता है, तो डे ज़्यूरे हो जाता है। इससे कुछ कंडीशन होता है कि स्टेट में उसका लोकेशन होना चाहिए, उसका सराउंडिंग सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ रहता है। अगर फुलफिल कर देता है उसके बाद ये डे ज़्यूरे में आ जाता है। एब इनिशियो, एब इनिशियो मीन्स होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से। जो भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो शुरू से ही वैलिड, इनवैलिड माना जाता है या वाइड माना जाता है। बायोगेमी, हैविंग टू वाइफ्स, ए पर्सन हु हैव टू वाइफ्स इज कॉल्ड बायोगेमी। इसमें जो है सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के अंतर्गत इसका मेंशन किया गया है, और इसका 7 साल तक का जुर्माना है, 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट रखा जा सकता है, एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर्स। दोस्तों, इस लैटिन मैक्सिम के बारे में देखते हैं, इंजरिया साइन डैमनो। इंजरिया साइन डैमनो, इंजरिया मीन्स होता है इंजरी, साइन मीन्स होता है विदाउट, डैमनो मीन्स होता है डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज, एग्जाम्पल के लिए कोई किसी के घर में चला जाता है, लेकिन उसका इंटेंशन हो सकता है नेक भी हो, या हो सकता है अंदर कुछ प्लान भी कर रहा हो, लेकिन जब तक उसने कुछ एक्शन नहीं किया, जो उस घर में था या जिसका वो घर है, वो प्लेंटिफ हो गया। अगर प्लेंटिफ चाहे तो क्लेम कर सकता है, क्या चीज़ का, क्योंकि वो बिना किसी रीजन के उसके घर पे कैसे गया, और इसको कहा जाता है क्षति बिना हानि। कोई हानि नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्षति पहुंचा है। क्या चीज़ का क्षति पहुंचा है, क्योंकि सिर्फ उसने लीगल राइट्स जो है, लीगल राइट्स को वैलिड किया है, और सिर्फ प्लेंटिफ को यह प्रूफ करना है कि हाँ उसने मेरे पास ऐसा किया है या आया है किसी भी कारण से, तो उसको दंडित किया जा सकता है, या उसे पेनल्टी या उसे कंपेंसेशन दिलवाया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक लीडिंग केस देखते हैं। केस है असवी वर्सेस वाइट, 1703-92 ये क्या है केस। इसके बारे में हम देखते हैं। असवी क्या है, एक नागरिक था, कहाँ का जी, ये देखिए, ए फाउंडेशन केस इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यूके का ये नागरिक था। उसने वोट देने गया तो उसे वोट देने वाला जो वहाँ वोट के बूथ पे जो वहाँ पे अफसर था, उसने वोट देने से मना कर दिया, कहा वोट आप नहीं देंगे। तो वोट नहीं देंगे, इसके बावजूद जिसका ये वोट देना चाहता था वो जीत गया। लेकिन असवी एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसने क्या किया कि इसने इंजुरिया साइन डेमनो का केस किया, और उससे यही इंजुरिया साइन डेमनो का सामने आया कि हाँ जी, अगर कोई इंडिविजुअल का राइट है, उसका कैसे भी करके उसको लीगल राइट्स का वायलेट किया गया है, और ये गलत है, और इस बेसिस पे इसका डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेरेशन आया था। अगला देखते हैं, डेमनस साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, हानि बिना क्षति, हानि हुआ है लेकिन बिना किसी क्षति का। इसको भी केस से समझते हैं। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था कि इसका बहुत नेम फेमस स्कूल था, लेकिन बहुत फीस भी था उसके साथ साथ। उसके जस्ट कुछ दूरी पर एक दूसरा स्कूल बना, और जब दूसरा स्कूल बना तो धीरे धीरे इस जो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का जो स्कूल था, धीरे धीरे उसका डाउन हो गया। तो इसने केस किया तो इसमें आया, इसी से निकल के आया डेमनस साइन इंजुरिया, कि ये गलत नहीं है। अगर कोई इंसान अपना लीगली अपना स्कूल खोलता है, एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए इतने सारे सिम, इतने सारे अभी नेटवर्क चल रहे थे, जैसे एयरटेल, वोडा, टेलीकॉम, डोकोमो, BSNL, बहुत सारे ऐसे सिम चल रहे थे। लेकिन जब से रिलायंस आया है उसके बाद सारे सिम का मार्केट डाउन हो गया, बहुत सारे कंपनी बंद हो गए। तो जो रिलायंस है अपना लीगली अपना जो भी है सब कुछ फुलफिल करके वो कर रहा है। यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो आजकल अपलोड किया जा रहा है, एक के बाद एक।
लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं, अपने अपने तरीका से व्यू दे रहे हैं। अगर कोई कहे कि नहीं ये गलत है, क्यों गलत है? वो अपना लीगली जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो यही ये केस कहा जा रहा है कि जब कि कंपेंसेशन है, हो सकता है कंपेंसेशन मिल भी जाए, हो सकता ना भी मिले। आशा है कि आप डैमेज विदाउट इंजरी, हानि बिना क्षति के, यानी कि डैमेज साइन है इंजरिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी अगर कुछ कर रहा है और वो लीगली कर रहा है, उससे आपको घाटा ही है तो क्या हुआ, लेकिन वो सही है। इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंसिया मीन्स इग्नोरेंस, फैक्टी मीन्स फैक्ट, एंड एक्सक्यूज्ड सो दैट मीन्स एक्सक्यूज। इग्नोरेंस, फैक्ट, एक्सक्यूज। जैसे कि आप इसके पिक्चर देख रहे होंगे, फोटो इसमें दिया हुआ है। इस फोटो में दिया हुआ है कि कोई पुलिस है किसी को रोकता है, तो उसके रोक कर गाड़ी वगैरह चेक करता है, कुछ भी चेक करता है, तो उसको चेक कराओ, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। उसमें आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, ये एक्सक्यूज तो चल सकता है कि चलो हमें नहीं मालूम, कोई रख दिया होगा। बट नेक्स्ट देखते हैं, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसका मतलब होता है इग्नोरेंसिया मींस इग्नोर, एक्सक्यूजेड मींस एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इसका मतलब हुआ कि कहीं भी अगर आप इग्नोरेंस लॉ को इग्नोर कर रहे हैं तो वो एक्सक्यूज नहीं है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप जा रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ पे पुलिस रोक रही है, तो आप पुलिस को क्या कर रहे हैं कि फाटक तोड़ के भाग रहे हैं, या आप दूसरे गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कानून के रक्षक हैं, अगर उसका आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन सरकार जो कह रही है, जो भी चीज़ अपना रही है देश के लिए, देश के हित के लिए, अगर उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। इस समझ सकते हैं क्या है जो मिस्टेक इसमें हमने जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसका सेक्शन 76 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत मेंशन किया गया। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का दो दिया हुआ है, बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ जो है सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आता है, और जस्टिफाइड बाय लॉ सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स प्लीज टेक ए रेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड लेक्चर 3 बहुत जल्द आएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।